हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर पेलीमॉन चल रहा था, इसका लास्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जहां हमने उसके टेस्टिस, वासा डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल का स्टडी किया था। उसके बाद हम आगे इसी फेज में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ मुख्यतया दो भाग होते हैं। एक भाग होता है ओवेरी और दूसरा भाग होता है ओविडक्ट। और ये बहुत सिंपलेस्ट टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ प्रॉन में देखने को मिलता है। जो ओवेरी होती है, ओवेरी वो वन पेयर में होगी, कैप्सुलेटेड होती है, यानी चारों ओर एक परत पाई जाएगी, प्रोटेक्टिव परत, कवरिंग, जिसे कैप्सूल कहते हैं। तो कैप्सुलेटेड ये ओवेरी देखने को यहाँ पे मिलती है। और इन ओवेरी में क्या होता है, oogenesis का प्रोसेस यहाँ पूरा होता है। तो oogenesis के प्रोसेस पूरा होने के लिए यहाँ पे ओवम या ओवेरी की कई स्टेजेस देखने को मिलती हैं, जहाँ मैच्योर ओवा, इमेच्योर ओवा और इस तरह से यहाँ स्टेजेस हमको देखने को मिलेगी। जो ओवेरी होती है, उस ओवेरी में क्या होता है, इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट, कौन सा पार्ट, एंटीरियर पार्ट और उसका पोस्टीरियर पार्ट आपस में कनेक्टेड रहता है। और कनेक्टेड रहने की वजह से जो मिडिल रीजन होता है, वो मिडिल रीजन में एक स्लिट, एक दरार बन जाती है। और उस दरार से, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वहाँ केवल अग्रभाग, एंटीरियर पोर्शन ही वहाँ पे जुड़े हुए थे टेस्टिस के, और वहाँ जो स्लिट बन रही थी, तो वो जो स्लिट बन रही थी उसमें एक स्ट्रैंड गुजरता है जिसे कहते हैं कार्डियो पाइलोरिक स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, कार्डियो पाइलोरिक स्ट्रैंड। कार्डियक और पाइलोरिक भाग का जो रीजन है, जो हार्ट को जोड़ने वाला जो एक स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर है, वो इस ओवेरी के यहाँ से देखने को मिलती है। क्योंकि हमको पता है यहाँ जो पेलीमॉन है उसमें सेक्स कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, यानी मेल प्रॉन बॉडी अलग होगी और फीमेल प्रॉन बॉडी अलग होगी। तो मेल प्रॉन बॉडी में क्या होगा, दोनों टेस्टिस के बिटवीन कार्डियो पाइलोरिक स्ट्रैंड गुजरेगा, और यहाँ ओवेरी, दो ओवेरी के बिटवीन जो मिडिल रीजन है, वहाँ से कार्डियो पाइलोरिक स्ट्रैंड यहाँ से गुजरता है। अब जो ओवेरी होती है, उस ओवेरी से क्या निकलती हैं, ओवेरी से दो ओविडक्ट निकलती हैं। क्या निकलती हैं, ओविडक्ट। और जो ये ओविडक्ट हैं, ये ओविडक्ट क्या करती हैं, ये जो मैच्योर ओवा है, उस मैच्योर ओवा को कहाँ तक ले जाती हैं, जो थर्ड पेयर जो वॉकिंग लेग है उसकी ओपनिंग तक ले जाती हैं। तो हमने कल बात भी की थी थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। तो थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स में क्या होते हैं, फीमेल के में जेनाइटल अपर्चर, क्या होते हैं, जेनाइटल अपर्चर, जेनाइटल अपर्चर। लेकिन मेल में किस में मिलेंगे, फिफ्थ पेयर में। मेल में किस में मिलते हैं, फिफ्थ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स में, जेनाइटल अपर्चर। किसके केस में, मेल यानी नर प्रॉन के केस में जो जेनाइटल अपर्चर है वो पांचवी जोड़ी चलन टांगों में मिलेगा और एक तीसरी जोड़ी चलन टांगों में यहाँ देखने को मिलता है। तो जो ओविडक्ट है वो एक सिंपल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। ओवेरी कैसी है, सिंपल और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और ये कॉइल्ड नहीं होती, यानी कुंडलन यहाँ देखने को नहीं मिलता। तो इसमें क्या होता है, इसका जो ओवेरी वाला पार्ट होता है, ओवेरी से जुड़ा भाग जो होता है, वो कैसा होता है, काफी मोटा होता है, या कैसा होता है, चौड़ा होता है। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है नीचे, जो कहाँ जाएगा, जेनाइटल अपर्चर में जाएगा। कहाँ, जो थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स है उसके कॉक्सा पे।
तो वहाँ जाके ये कैसा हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, सिकुड़ जाता है, संकीर्ण हो जाता है और वहाँ जाके ये खुलता है। तो इस तरह से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है प्रॉन के में, उसमें दो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, एक ओवेरी और दूसरी ओविडक्ट। ओवेरी एक पेयर में होती है, कैप्सुलेटेड होती है, ये अग्र और पश्च भाग से आपस में जुड़ी होती है, जिसके कारण जो मध्य वाला भाग होता है, मिडिल एरिया होता है, वहाँ एक स्लिट का फॉर्मेशन हो जाता है और उस फॉर्मेशन से एक कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड भी गुजरता है। दूसरा है इसका ओविडक्ट। ओविडक्ट ओवेरी से ही कनेक्टेड एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो हाईली कॉइल्ड नहीं होती। लेकिन हमने जो मेल प्रॉन था उसमें हमने क्या देखा था, मेल प्रॉन में जो टेस्टिस बनाए थे हमने, उसमें ये एंटीरियर पार्ट तो कनेक्टेड रहता है और यहाँ से जो वासा डेफरेंस निकलेगी वो हाईली कॉइल्ड या कंडेंस हो जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलता, यहाँ सिंपल ट्यूबुलर डक्ट मिलेगी या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिलेगी। जो ओवेरी से जुड़ा हुआ भाग जो होगा, जो ओवेरी के समीप जो होगा, वो काफ़ी मोटा और चौड़ा होगा और नीचे की ओर ये जब थर्ड पेयर वॉकिंग लेग्स के कॉक्सा पर जेनाइटल अपर्चर के थ्रू ये खुलेंगी तो उस जगह क्या होगा, उस जगह ये भाग संकीर्ण हो जाएगा और संकीर्ण होने के बाद जो भी ओवम है या मैच्योर ओवा है वो इस रास्ते से पहुंचकर कहाँ पहुंच जाएंगे, थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि भाई इसमें कैसा फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कैसा फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो गैमेटिक फ्यूजन होगा, गैमेटिक फ्यूजन वो कहाँ होगा, आउट ऑफ बॉडी। तो आउट ऑफ बॉडी में जो गैमीट्स है या जो इस ओवा है और जो स्पर्म है वो बॉडी के बाहर ही क्या होंगे, फ्यूज होंगे। ऐसा फर्टिलाइजेशन ही क्या कहलाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जो मेल प्रॉन है उस मेल प्रॉन में से क्या होगा, पांचवें पेयर जो वॉकिंग लेग्स है उसके जेनाइटल पोर्ट से स्पर्म बाहर आएंगे और इसके थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स जहाँ पे कौन प्रेजेंट है, जेनाइटल स्पर्चर, जेनाइटल एपर्चर, वहां से कौन बाहर आएंगे, स्पर्म बाहर आएंगे। तो ओवम और स्पर्म का क्या होगा, सम्मिलन होगा, फ्यूजन होगा और वही प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ कहलाएगी। तो इस तरह से जो ओवेरी है वो ओवेरी यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन करती है। तो इसका जो पोजीशन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो पोजीशन है वो वही होगी, कहाँ, थोरैक्स से और फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट तक। थोरैक्स से और फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट तक ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ इस तरह से ये ओवेरी होती है और ये ओवेरी इस तरह से एक पेयर में होती है, कैप्सुलेटेड होगी, इसके सराउंडिंग एक कवरिंग और देखने को मिलेगी इस तरह से, और इसके जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन है वो आपस में जुड़े रहते हैं और जुड़े रहने की वजह से जो मिडिल एरिया है उस मिडिल एरिया में एक दरार जैसी रचना का निर्माण हो जाता है और वही दरार वहाँ से एक जगह उपलब्ध करवाता है, उस जगह से एक कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड यहाँ से गुजरता है। तो ये जो स्लिट है, इस स्लिट से क्या गुजरेगा, ये यहाँ से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड क्या देखने को मिलता है, ये है ओवेरीज, वन पेयर ऑफ ओवेरी। ठीक है, तो ये इस तरह से जो ओवेरी होती है वो एक पेयर यहाँ देखने को मिलती है। अब इससे क्या होगा, ओवेरी के बाद जो दूसरा मेन जो स्ट्रक्चर है वो ओविडक्ट है। तो ओवेरी के समीप से ही जो ओविडक्ट है वो डेवलप होती है और इसका ओवेरी वाला पोर्शन, ओवेरी के समीप वाला पोर्शन कैसे हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ भी ये पोर्शन काफ़ी थिक हो जाएगा
और इस तरह से ये ओवेरी से ये ओविडक्ट नीचे की ओर वृद्धि करेगी और नीचे की ओर वृद्धि करके यहाँ ये कहाँ तक पहुँच जाएगी, याद करो, थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स के कॉक्सा तक। तो थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स के जो कॉक्सा हैं उनमें स्ट्रक्चर ये यहाँ इस तरह से, ये जेनाइटल अपर्चर, ये जेनाइटल अपर्चर, ये इनको जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होगी वेंट्रल सरफेस पे, ये कहलाएगी स्टर्नम, वेंट्रल सरफेस पे होती है स्टर्नल। और ये हैं जेनाइटल अपर्चर, अपर्चर, ये भी जेनाइटल अपर्चर हैं। ये क्या है, ओविडक्ट है, क्या है ये, ओविडक्ट वन पेयर में। तो इस तरह से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो काफ़ी सिंपलेस्ट टाइप का होता है, जिसमें मेन पार्टिसिपेशन होता है एक पेयर ओवेरी और उसी के साथ निकलने वाली अपनी अपनी ओविडक्ट। जो फाइनली जो तीसरा पेयर है किसका, वॉकिंग लेग्स का, थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, कॉक्सा। जो तीसरा पेयर जो वॉकिंग लेग्स है उसके कॉक्सा पे जाके ये जेनाइटल अपर्चर के फॉर्म में ये ओविडक्ट खुल जाती है। और यहाँ से जो ओवा है, मैच्योर ओवा, कैसा ओवा, मैच्योर ओवा, वो मैच्योर ओवा आफ्टर oogenesis के बाद यहाँ रिलीज होता है। अब इसमें जो ब्रीड, ये जो प्रॉन होता है ये कैसा है, सीजनल ब्रीडर होता है। सीजनल ब्रीडर का मतलब ये पर्टिकुलर सीजन में ही क्या करेगा, ब्रीडिंग करेगा। तो पर्टिकुलर सीजन इसका होता है लगभग जून और जुलाई, जो मंथ होता है उस जून और जुलाई मंथ में ये अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट करता है, यानी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करता है, इसलिए इसको सीजनल ब्रीडर कहते हैं। तो जो सीजनल ब्रीडर होते हैं, तो सीजनल ब्रीडर के लिए यहाँ पे जून और जुलाई या इसके आसपास का जो जो टाइम इंटरवल है, उसी टाइम इंटरवल में ये ब्रीडिंग शो करता है। तो इस तरह से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ओवेरी और ओविडक्ट यहाँ देखने को मिलती हैं। अगर हम यहाँ ओवेरी का एक क्रॉस सेक्शन लें तो ओवेरी के क्रॉस सेक्शन में यहाँ हमको ओवेरी की डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेस दिखेंगी, यानी जो ओवा है वो उसकी मैच्योर इमैच्योर स्टेज यहाँ प्रॉपर दिखाई देंगी। तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाएं तो इस तरह से हमको यहाँ रचनाएं दिखाई देंगी। तो ये ओवेरी का आउटर कवरिंग है, ये इसका कैप्सूल है, ये इसकी जर्मिनल एपिथीलियम है, ये क्या है, इसकी जर्मिनल एपिथीलियम। और जर्मिनल एपिथीलियम से oogonia या जो फॉलिकुलर फेज है उसकी जो स्ट्रक्चर है यहाँ हमको दिखाई देंगी। इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमको यहाँ ओवा की यहाँ हमको स्पष्ट दिखाई देती हैं। और यहाँ बीच बीच में ऐसे ब्लड सप्लाई, ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई यहाँ देखने को मिलती है, जो ग्रोइंग जो ओवा है उसको पोषण प्रदान करने का काम करती है। और यहाँ पे जो ओवम है उसकी इमैच्योर स्टेजेस हमको दिखाई देती हैं। इस तरह से जो ओवेरी है उसके क्रॉस सेक्शन में ये डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ हमको दिखाई देते हैं। और यहाँ क्या होता है, इन ब्लड सप्लाई के साथ कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनती हैं, इन्हें कहा जाता है ब्लड लैक्यूना। क्या कहा जाता है, रक्तपात्र होते हैं तो ब्लड लैक्यूना, लैक्यूना। ये इमैच्योर ओवा हैं, इमैच्योर ओवा। ये ब्लड कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज। ये न्यूट्रिटिव मटेरियल है, न्यूट्रिटिव मटेरियल है। ये मैच्योर ओवा है, मैच्योर ओवा। तो इस तरह से यहाँ जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो ओवेरी का दिखाई देता है। ये आगे कैप्सूल है और ये इसकी जर्मिनल
एपिथेलियम है। क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। पूरे सराउंडिंग में होगी, सभी जगह होगी। तो मैंने इसका एक पर्टिकुलर सेक्शन लिया है, तो जो बात इसके साथ है वो सभी के साथ होगी। तो इस तरह से जो क्रॉस सेक्शन है ओवरी का, उसमें मैच्योर और इमेच्योर ओवा की डिफरेंट स्टेजेस देखने को मिलती हैं, और इन्हीं जगह से कौन ओवा रिलीज होता है और रिलीज होके अपने थर्ड पेयर वॉकिंग लेग्स के यहाँ पहुंच जाता है। अब ब्रीडिंग जो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है? यहाँ पे ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ये क्या करता है, जो फीमेल प्रॉन है ये अपनी जो ओवा की मैच्योर्ड जो स्टेजेस हैं उनको ओविडक्ट के थ्रू कहाँ पहुँचाता है? अपने जेनाइटल एपर्चर में। तो जो जेनाइटल एपर्चर हैं, जेनाइटल एपर्चर में कई सारे मल्टीपल नंबर में ओवा यहाँ कलेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ओवा यहाँ कलेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे ओवा यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे तो ये ओवा इस यहाँ जो प्लियोपोड होते हैं उस प्लियोपोड पर जाकर यहाँ चिपक जाते हैं। और चिपकने के लिए क्या होता है, जो इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड होती है, इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड जो होती है उससे क्या होता है, एक स्टिकी नेचर का जो सब्सटेंस है वो सीक्रेट होता है, चिपचिपा एक पदार्थ सीक्रेट होता है जो प्लियोपोड पर जाकर जो इमेच्योर ओवा हैं वो जाके चिपक जाते हैं और जेनाइटल एपर्चर के थ्रू ये बाहर निकलते हैं। अब जैसे ही जेनाइटल एपर्चर के थ्रू बाहर निकलेंगे तो यहाँ कई सारे छोटे छोटे जो ओवम हैं यहाँ एकत्रित हो जाएंगे। अब इसी ब्रीडिंग सीजन में क्या होगा, जो मेल प्रॉन है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और अपने फिफ्थ पेयर वॉकिंग लेग्स के थ्रू यहाँ कौन रिलीज कर देगा, अपने स्पर्म रिलीज कर देगा। क्या रिलीज कर देगा, अपने स्पर्म रिलीज कर देगा। और स्पर्म रिलीज करने के बाद यहाँ आउट ऑफ बॉडी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और इसे ही कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसे ही क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जब जेनाइटल एपर्चर के थ्रू जो ओवा है वो बाहर आएंगे, उसी के ड्यूरिंग क्या होगा, जो मेल प्रॉन है उसकी जेनाइटल एपर्चर से जो फिफ्थ पेयर वॉकिंग लेग्स पे प्रेजेंट है वहाँ से इनको यहाँ मुक्त कर दिया जाएगा और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, जो फर्टिलाइज्ड ओवा है, फर्टिलाइज्ड ओवा वो एक जगह एकत्रित हो जाएंगे और इस जगह एकत्रित होने के कारण यहाँ बहुत सारी दानेदार रचनाएं दिखाई देंगी और इस दानेदार रचना की इस अवस्था को ही कहेंगे इनबेरी स्टेट। क्या कहेंगे, इनबेरी स्टेज। तो इनबेरी स्टेज क्या है, इनबेरी स्टेज रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग प्रॉन में क्या होता है, जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइज्ड ओवा क्या होते हैं, प्लियोपोड पे जाके एक दानेदार बहुत सारी रचनाओं में जाके एकत्रित हो जाते हैं जिससे वो बेरी जैसा दिखाई देता है। और इस फिनोमेना को या इस स्ट्रक्चर को कहते हैं या इस अवस्था को कहते हैं इन बेरी स्टेज या बेरी अवस्था। क्या कहते हैं, बेरी स्टेज या बेरी अवस्था। तो इस तरह से जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग यहाँ इन बेरी स्टेज देखने को मिलती है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज चालू हो जाते हैं और क्लीवेज यहाँ कैसा होता है, सुपरफिशियल क्लीवेज होता है। सुपरफिशियल क्लीवेज का क्या मतलब है, मैं यहाँ टर्म लिख रहा हूँ, क्लीवेज कैसा है, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल क्लीवेज। तो सुपरफिशियल क्लीवेज का क्या मतलब है, सुपरफिशियल क्लीवेज का मतलब ये है जहां यॉक का अमाउंट कैसा हो, नगण्य के बराबर हो या बहुत मिनिमम हो या टोटली एब्सेंट हो, केवल उसी जगह एग में क्या होगा, क्लीवेज होगा। यानी जिस एरिया में यॉक प्रेजेंट है उस एरिया में नहीं होगा। तो ये जो एग होंगे बेसिकली फिर कैसे होने चाहिए, सेंट्रोलेसिथल। कैसे होने चाहिए, सेंट्रोलेसिथल एग होते हैं, ओवा होते हैं। तो सेंट्रोलेसिथल एग का क्या मतलब है, यहाँ पे ये एग है,
फर्टिलाइज्ड हो चुका है यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग। और इस अमाउंट, इस सेंट्रल रीजन में कौन प्रेजेंट है? यहाँ यॉक प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? यॉक प्रेजेंट है। तो सेंट्रल रीजन का जो यॉक है वो क्लीवेज को क्या कर देगा? रोक देगा, क्लीवेज को होने नहीं देगा। तो कहाँ खाली जगह बची है? इसकी पेरीफेरी पे, सुपरफिशियल रीजन पे। तो यहाँ खाली जगह बची है, रिक्त स्थान बचा है, ब्लैंक स्पेस है। तो यही क्या होगा? क्लीवेज होगा, यही ब्लास्टोमियर्स बनेंगी। तो ऐसा क्लीवेज कहलाता है सुपरफिशियल क्लीवेज। तो यहाँ सुपरफिशियल क्लीवेज देखने को मिलता है। अब सुपरफिशियल क्लीवेज हो जाएगा तो यहाँ जाइगोट बनेगा, जाइगोट से कंप्लीट यहाँ एम्ब्रियो बन जाएगा, और एम्ब्रियो से डायरेक्ट यहाँ न्यू बॉर्न क्या बनेगा? प्रॉन बनेगा, प्रॉन, न्यू बॉर्न प्रॉन। तो फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, क्लीवेज से जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से जो एम्ब्रियो मैच्योर हो जाएगा तो उससे न्यू बॉर्न क्या बन रहा है? प्रॉन। तो यहाँ क्या प्रेजेंट, क्या एब्सेंट है? यहाँ लार्वल स्टेज क्या है? एब्सेंट है। लार्वल स्टेज यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। और लार्वल स्टेज अगर यहाँ देखने को नहीं मिलेगी तो ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट कैसा डेवलपमेंट कहलाएगा? डायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट कहलाएगा? डायरेक्ट डेवलपमेंट। यानी एम्ब्रियो और न्यूबॉर्न जो प्रॉन है उनके बिटवीन कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होगी। और इंटरमीडिएट स्टेज का मतलब है, इंटरमीडिएट स्टेज का मतलब ही क्या है? लार्वल स्टेज का प्रेजेंट होना। तो यहाँ लार्वल स्टेज टोटली एब्सेंट होती है, इसीलिए यहाँ डायरेक्ट डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। इस तरह जो रिप्रोडक्शन है वो पैलीमॉन में या झींगा में पूरा हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो पैलीमॉन है, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर किसका? आर्थ्रोपोड का, वो यहाँ कंप्लीट हुआ। उसके हमने एक्सटर्नल फीचर देखे, उसके हमने वेरियस अपेंडिसेस देखे, वेरियस ऑर्गन सिस्टम देखे, और लास्ट में हमने यहाँ बात की है किसकी? रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जहाँ मेल प्रॉन और फीमेल प्रॉन और उसके साथ रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म को डिस्कस किया। तो ये हमारा एंड हुआ पैलीमॉन। आगे आपके सिलेबस में पैलीमॉन के साथ दिया हुआ है कौन? पैलेमनियस। कौन दिया हुआ है? पैलेमनियस। पैलेमनियस यानी स्कॉर्पियन। और ये इसके कई जीनस भी मिलते हैं, जैसे बूथस, पैराबूथस यानी बिच्छू। तो पैलीमॉन के बाद हम नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर आर्थ्रोपोड का पढ़ेंगे, जिसका नाम है पैलेमनियस। तो पैलेमनियस कैसा होता है? आप सभी ने देखा भी होगा कि भाई पैलेमनियस एक विषैला, एक पॉइजनस ऑर्गेनिज्म है, और वो बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा से। और आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है एरेक्निडा से। किससे? एरेक्निडा से। तो एरेक्निडा से बिलोंग करता है, तो इसमें टेल्सन भी देखने को मिलता है, इसमें पॉइजनस स्टिंग भी होती है, और ये नॉक्टर्नल कैसा होता है? एनिमल होता है। और ये बेसिकली डेजर्ट या कम पानी वाले इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगला हमारा रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है पैलेमनियस या स्कॉर्पियन या बिच्छू। पैलेमनियस, स्कॉर्पियन, या इसको वृश्चिक भी कहते हैं, बिच्छू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिच्छू भी इसे कहा जाता है। तो आपका जो पैलेमनियस जो सिलेबस में दिया हुआ है, इसके हम कुछ जनरल फीचर्स के बारे में बात करें तो इसका जो ओरिजिन है स्कॉर्पियन का, ये माना गया है सेल्यूरियन पीरियड में, सेल्यूरियन पीरियड का। सिल्यूरियन पीरियड में इनका उद्भव हुआ था, ऐसा माना गया है। इन्हें लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल्स। क्यों? क्योंकि इनको लेस डेवलप्ड
इनको लेस डेवलप्ड एरेक्निड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके कुछ लक्षण लेस डेवलप्ड एरेक्निड की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये वेल अडेप्टेड होते हैं। वेल अडेप्टेड किसके लिए? किसी एनवायरमेंट में सरवाइव करने के लिए, यानी कि जनरली ये किसी भी एनवायरमेंट में आसानी से सरवाइव कर पाते हैं। और इनका ओरिजिन कब हुआ है? सिल्यूरियन पीरियड में हुआ है, और इनमें लेस डेवलप्ड एरेक्निड्स के कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। अतः इन्हें लिविंग फॉसिल्स भी या जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। अब जो ये आपका जो बिच्छू है या स्कॉर्पियन है, पैलेमनियस है, ये कैसा प्राणी है? नॉक्टर्नल प्राणी है। जनरली नॉक्टर्नल क्रीचर है। नॉक्टर्नल का मतलब है ये प्राय नाइट यानी रात्रि के समय ही अपना सामान्य कार्य करता है, खाना पीना, इधर उधर घूमना। तो अपने बिल से या अपने हैबिटाट से बाहर रात्रि के समय ही निकलता है। ऐसा जो हैबिटाट है वो हैबिटाट कहलाता है नॉक्टर्नल। तो ये नॉक्टर्नल क्रीचर है। जनरली ये डेजर्ट वाले एरिया में देखने को मिलता है, और डेजर्ट वाले एरिया में ये जनरली ब्राउन कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के। लेकिन जब ये डेंस फॉरेस्ट में जब ये दिखाई देते हैं या इनका हैबिटाट होता है, तब ये कैसे हो जाते हैं? डार्क ब्राउन कलर के। कैसे हो जाते हैं? डार्क ब्राउन कलर के, यानी कलर थोड़ा गहरा हो जाता है। तो इस तरह से ये इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है? कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, विश्वव्यापी कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जैसा हमको पता है, हम आर्थ्रोपोडा ही पढ़ रहे हैं। पहला इसका हमने एक सदस्य पढ़ा था जिसका नाम था प्रॉन, उसके बाद हमारे स्कॉर्पियन पे। तो ये जो आर्थ्रोपोडा का जो एरेक्निडा वर्ग है, एरेक्निडा जो क्लास है, उस क्लास से बिलोंग करता है, जिसमें स्पाइडर्स भी आती हैं, जिसमें टिक्स भी आते हैं। टिक्स, स्पाइडर और टिक्स भी आते हैं। इसके साथ ही इसके लगभग 600 ऑर्डर अब तक खोजे जा चुके हैं। कितने ऑर्डर? 600 ऑर्डर। और उसमें से कुछ फैमिलीज यहाँ मुख्यतया हैं, जैसे है एक पैलेमनियस जिसका नाम पैलेमनियस, एक है बूथस, एक है पैराबूथस। इस तरह से यहाँ कुछ फैमिलीज भी, यहाँ कुछ इसके रिप्रेजेंटेटिव जो जीनस हैं वहाँ भी यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे पैलेमनियस, बूथस, पैराबूथस, इस तरह से। अब जो स्कॉर्पियन है, उस स्कॉर्पियन में क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करेंगे। अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा का है, तो इसका हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन जैसे बॉडी पार्ट्स पाए जाएंगे। हेड और थॉरैक्स पहले भी पढ़ चुके हैं हम, आपस में जुड़कर समराइज होकर क्या बनाएंगे? सिफेलोथोरैक्स बनाएंगे। ये जो पार्ट कहलाएगा, ये पार्ट कहलाएगा हमारा ओपिस्थोजोमा, ओपिस्थोजोमा एब्डोमेन वाला पार्ट, और इसको प्रोजोमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजोमा भी कहते हैं। इसकी बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड बॉडी होती है, दिखाई भी दे रही है सेगमेंटेड बॉडी। जो प्रोजोमा होता है, उस प्रोजोमा में 6 सेगमेंट होते हैं। 6 सेगमेंट यहाँ देखने को मिलते हैं, यानी 6 सेगमेंट का फ्यूजन यहाँ क्या बनाता है? सिफेलोथोरैक्स बनाता है। जो ओपिस्थोजोमा है, इसके वापस 2 पार्ट हैं। एक है मीजोजोमा, प्री एब्डोमेन वाला रीजन, मीजोजोमा, और दूसरा रीजन है इसका मेटाजोमा। मीजोजोमा और मेटाजोमा। मीजोजोमा में 7 सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, और मेटाजोमा में यहाँ पे हमको 5 सेगमेंट देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ जो बॉडी है वो टोटली यहाँ सेगमेंटेड बॉडी यहाँ दिखाई देती है। तो आज हमने स्टार्ट किया है आफ्टर पैलेमनियस। इसका जो एक्सटर्नल फीचर है
हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट फीचर को देखने के लिए आप आगे वीडियो देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।